नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे शिखर पर एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर किया है। मुंशी प्रेमचंद का अमर उपन्यास गोदान। जी नमस्कार। हमारे पास गोदान किसान जीवन का महाकाव्य शीर्षक वाले एक विस्तृत विश्लेषण के कुछ अहम हिस्से हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इन हिस्सों की मदद से गोदान की उन गहराइयों को समझे जो शायद पहली नज़र में छूट जाती हैं। हाँ, और ये भी कि ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं, ये तो समझिए 1936 के भारत का और खासकर जो अवध का किसान था उसका जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल, आईना है एक तरह से। हाँ, उस समाज की उम्मीदें, उसके संघर्ष, उसकी जो गहरी मुश्किलें थीं, सब इसमें दिखता है। इस विश्लेषण में इसे हिंदी साहित्य की जीवित महागाथा कहा गया है और मुझे लगता है ये शब्द ये बहुत सटीक बैठते हैं। जीवित महागाथा, सही है। तो चलिए इसी महागाथा की परतों में उतरते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गोदान है क्या? अक्सर सुनने में आता है कि ये प्रेमचंद का आखिरी और शायद सबसे बेहतरीन उपन्यास है। हाँ, माना जाता है। लेकिन जो विश्लेषण हमारे पास है वो इस बात पे जोर देता है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए या एक साहित्यिक कृति बनाने के इरादे से नहीं लिखा गया। इसके पीछे का मकसद ज्यादा गहरा था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ लिखने की कला दिखाने के लिए नहीं था, ये तो उस वक्त के समाज की नब्ज पर हाथ रखने जैसा था। विश्लेषण भी यही कहता है कि प्रेमचंद ने कितनी बेबाकी से, कितनी सच्चाई से भारतीय किसान की जो त्रासदी थी उसे सामने रखा है। उसकी गरीबी है, उसका लगातार होता शोषण है और गांव और शहर के बीच जो खाई बढ़ रही थी, सब कुछ। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ एक किसान होरी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण के मुताबिक प्रेमचंद ने होरी को माध्यम बनाकर उस वक्त के पूरे समाज का, आप कह सकती हैं, एक एक्सरे किया है। अच्छा। जाति व्यवस्था का जहर कैसे फैला हुआ था, उस दौर में महिलाओं की क्या स्थिति थी, अमीर गरीब के बीच कितनी गहरी खाई थी और यहाँ तक कि धर्म और नैतिकता के नाम पर जो पतन हो रहा था, सब कुछ इसमें बुना हुआ है। और इस पूरे ताने बाने के बिल्कुल केंद्र में है होरी महातो। हाँ, होरी एक बहुत ही आम सा गरीब लेकिन मेहनती और देखा जाए तो ईमानदार किसान। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत, सबसे बड़ा सपना क्या है? एक गाय पालना। हाँ, एक गाय। लेकिन विश्लेषण इस इच्छा को सिर्फ एक जानवर पालने की इच्छा नहीं मानता, वो इसे ज्यादा गहरे में देखता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि गाय होरी के लिए सिर्फ दूध या थोड़ी आमदनी का जरिया नहीं थी। उस ग्रामीण माहौल में गाय का मतलब था धन, धर्म से जुड़ाव और सबसे बढ़कर सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का प्रतीक। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं थी, ये एक नैतिक और सामाजिक आकांक्षा भी थी। और विडंबना देखिए, इसी एक सपने को पूरा करने के लिए जब होरी कर्ज लेकर, थोड़ी सी जमीन गिरवी रखकर जैसे तैसे वो गाय ले आता है, तो वो अनजाने में ही अपने लिए शोषण और बर्बादी के एक ऐसे चक्र का दरवाजा खोल देता है जो फिर कभी बंद नहीं होता। विश्लेषण इसे होरी की कहानी का एक तरह से ट्रिगर पॉइंट कहता है। और फिर जैसे उसकी किस्मत ही खराब हो जाती है। कहानी में हम पढ़ते हैं और विश्लेषण भी इस पर ध्यान दिलाता है कि उसके भाई हीरा की जलन की वजह से गाय को जहर दे दिया जाता है। हाँ, गाय मर जाती है। गाय मर जाती है, फिर गांव में पंचायत बैठती है, होरी पर झूठा इल्जाम लगता है, जुर्माना थोपा जाता है और यहीं से वो कर्ज की गठरी वो भारी होनी शुरू हो जाती है। और विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, ये उस पूरी शोषक व्यवस्था का प्रतीक थी जिसमें उस वक्त का आम किसान फंसा हुआ था। गांव का महाजन है, सूद पर पैसा देने वाला साहूकार है, जमींदार का कारिंदा है, फिर धर्म के नाम पे ठगने वाला पंडित या पुरोहित है। ये सब अलग अलग चेहरे हैं लेकिन काम एक ही करते हैं। सब मिलके उसको पीस रहे हैं। हाँ, उस व्यवस्था के पुर्जे हैं जो किसान को लगातार पीसते रहते हैं। विश्लेषण के शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो होरी की जिंदगी धीरे धीरे क्या बन जाती है? बस कर्ज चुकाने, अपमान सहने और किसी तरह पेट भरने की एक अंतहीन जद्दोजहद। उसकी सारी ताकत इसी में खत्म हो जाती है। लेकिन इस मुश्किल सफर में होरी अकेला नहीं है, उसकी पत्नी है धनिया। हाँ, धनिया। विश्लेषण धनिया को सिर्फ एक पारंपरिक चुप रहने वाली पत्नी के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उसे एक मजबूत, जुझारू और अन्याय के खिलाफ बोलने वाली औरत के रूप में दिखाता है। वो होरी की तरह सिर्फ सहती नहीं रहती। धनिया का चरित्र तो सही में उपन्यास की जान है।
विश्लेषण कहता है कि वो जैसे होरी की दबी हुई आत्मा की आवाज है, वो आवाज जो दब जरूर जाती है पर खत्म नहीं होती। वो सीधी बात करती है, वो शोषण का विरोध करती है, भले उसकी बात कोई सुने न सुने। वो जमींदार राय साहब के सामने भी सच बोलने से नहीं कतराती। हाँ, ये बात है। और दूसरी तरफ उनका बेटा है गोबर। विश्लेषण गोबर को देखता है नई पीढ़ी के विद्रोह के प्रतीक के तौर पर। वो गांव की जो सड़ी गली परंपराएं हैं, खासकर ये जाति पाति का बंधन, उसे तोड़ना चाहता है। वो शहर भाग जाता है, सोचता है वहां कमाएगा, शहर की हवा उसे आजाद करेगी। तो होरी और गोबर के बीच जो टकराव है वो सिर्फ बाप बेटे का झगड़ा नहीं है, वो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का टकराव है। एक तरफ है परंपरा, सहनशीलता, हालात से समझौता कर लेना, तो दूसरी तरफ है बेचैनी, बदलाव की इच्छा, विद्रोह का जज्बा। विश्लेषण इसे पीढ़ियों के संघर्ष का सूक्ष्म चित्रण कहता है। एक और दिलचस्प बात जो ये विश्लेषण सामने लाता है वो ये है कि गोदान सिर्फ गांव की कहानी कहकर खत्म नहीं हो जाता। प्रेमचंद हमें शहर भी ले जाते हैं। हाँ, लखनऊ। हाँ, वहां हमारी मुलाकात होती है मिर्जा खुर्शीद से। प्रोफेसर मेहता हैं, मिस मालती हैं, मिस्टर खन्ना हैं और जमींदार राय साहब भी हैं, जो गांव और शहर दोनों जगह हैं। ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले किरदार नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण के अनुसार प्रेमचंद ने इन शहरी किरदारों के जरिए उस समय के जो पढ़े लिखे, उच्च और मध्य वर्ग के लोग थे, उनके दोहरे चरित्र, उनके नैतिक खोखलेपन और पाखंड को बड़ी बारीकी से दिखाया है। एक तरफ गांव है जहां गरीबी है, भुखमरी है, शोषण है, लेकिन शायद रिश्तों में, भावनाओं में ज्यादा सच्चाई है, ज्यादा गहराई है। सही। दूसरी तरफ शहर है जहां ऊपर से चमक दमक है, आधुनिक होने का दावा है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अंदर झांको तो स्वार्थ है, बनावटीपन है, नैतिक गिरावट है। जैसे जमींदार राय साहब, वो गांव में किसानों का खून चूसते हैं और शहर में जाकर देशभक्ति और समाज सेवा का दिखावा करते हैं। हाँ, ये विरोधाभास साफ दिखता है। बिल्कुल। प्रेमचंद जैसे दिखा रहे हैं कि असली इंसानियत, असली नैतिकता अगर कहीं बची है तो वो गांव की धूल मिट्टी में ही है। शहर की चमक तो अक्सर धोखा होती है। विश्लेषण इसे सभ्यता का विरोधाभास कहता है। महिलाओं के चित्रण पर भी इस विश्लेषण में खास तौर पर ध्यान दिया गया है। धनिया की बात तो हमने की, लेकिन झुनिया का किरदार भी बहुत अहमियत रखता है। हाँ, झुनिया गोबर की प्रेमिका एक विधवा है और समाज के डर से गोबर के बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसके घर आ जाती है। हाँ, और झुनिया का चरित्र असल में सामाजिक विद्रोह का प्रतीक है। विश्लेषण बताता है कि उसने उस वक्त के समाज के सबसे कठोर नियमों में से एक को चुनौती दी कि विधवा अकेले रहेगी, प्रेम नहीं करेगी। उसने समाज की परवाह नहीं की, अपने प्रेम को चुना। और धनिया ने भी, ये देखिए, अपनी सारी गरीबी और सामाजिक दबाव के बावजूद उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। ये धनिया की हिम्मत और उसकी इंसानियत को भी दिखाता है। सही बात है। फिर मिस मालती हैं, इंग्लैंड से पढ़कर लौटी हैं, डॉक्टर हैं, आधुनिक हैं, स्वतंत्र विचारों वाली हैं। वो पश्चिमी सभ्यता और नई सोच का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल अलग किरदार। बिल्कुल। तो विश्लेषण के अनुसार प्रेमचंद ने धनिया, झुनिया और मालती, इन तीनों के जरिए भारतीय स्त्री के अलग अलग रूप दिखाए हैं। उनकी ताकत, उनके संघर्ष, उनकी बदलती हुई भूमिकाएं। धनिया परंपरा में रहकर भी मजबूत है, झुनिया सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है और मालती आधुनिकता और बौद्धिकता का चेहरा है। ये तीनों मिलकर उस दौर की स्त्री की एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी तस्वीर पेश करती हैं। और अब आते हैं कहानी की सबसे मार्मिक, सबसे दर्दनाक और शायद सबसे ज्यादा याद रखे जाने वाले हिस्से पर, होरी का अंत। विश्लेषण इस अंत को सिर्फ एक दुखद घटना नहीं मानता, बल्कि वो इसे पूरे उपन्यास का निचोड़, उसका सार मानता है। होरी जिंदगी भर हाड़तोड़ मेहनत करता है, अपमान सहता है, कर्ज के बोझ तले दबता ही चला जाता है और आखिरकार इसी संघर्ष में, इसी घुटन में दम तोड़ देता है। और मरते समय भी उसकी वो एक इच्छा जो पूरी जिंदगी उसके साथ रही, वो अधूरी रह जाती है, गोदान करने की इच्छा। गाय का दान। हाँ, गाय का दान, ताकि मरने के बाद मोक्ष मिल सके। ये उस समय की गहरी धार्मिक आस्था को दिखाता है और किसान के लिए उसका क्या महत्व था ये भी। लेकिन विडंबना की हद देखिए, जिस गाय के लिए उसने जिंदगी भर इतना संघर्ष किया, मरते वक्त दान करने के लिए भी उसके पास एक गाय खरीदने लायक पैसे नहीं होते। पैसे ही नहीं है। बिल्कुल। विश्लेषक इसे सामाजिक व्यवस्था की क्रूरतम टिप्पणी मानता है।
मतलब इससे ज्यादा क्रूर क्या होगा। और फिर अंत में जब पुरोहित आता है, दान के लिए दबाव डालता है, तो धनिया उसकी पत्नी अपने पल्लू में बंधे थोड़े से पैसे, शायद 20 आने या कुछ, वो पुरोहित की तरफ फेंकती है। हाँ। और कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये शब्द, ये तो दिल चीर देते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण इसी बात को रेखांकित करता है कि धनिया का ये वाक्य सिर्फ उसकी बेबसी नहीं दिखाता, ये उस पूरी व्यवस्था पर, उस समाज पर एक तमाचा है। हाँ। ये दिखाता है कि समाज और उस व्यवस्था ने गरीब किसान को न सिर्फ जीते जी सुख, सम्मान और न्याय से दूर रखा, बल्कि मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए जो जरूरी माना जाता था, वो धार्मिक काम भी पूरा नहीं होने दिया। गोदान यहाँ सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं रह जाता, ये होरी के जीवन भर के अधूरे सपनों का, उसकी आखिरी हार का और उस सामाजिक अन्याय का प्रतीक बन जाता है जो उसकी मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। यही प्रतीकवाद है जो गोदान को इतना महान बनाता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें एक साथ देखें तो क्या बातें सामने आती हैं? मुझे लगता है पहली और सबसे अहम बात तो यही है कि ये भारतीय किसान के जीवन की एक महागाथा है, एक त्रासदी है। हाँ, त्रासदी। होरी जैसे हर उस किसान का चेहरा बन जाता है जो जिंदगी भर मेहनत करता है, पिसता रहता है, लेकिन गरीबी, कर्ज और शोषण के उस दुष्चक्र से कभी बाहर ही नहीं आ पाता। बिल्कुल। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक विषमता का एकदम नग्न चित्रण। विश्लेषण दिखाता है कि प्रेमचंद ने जातिगत भेदभाव को कैसे दिखाया। हाँ, जैसे गोबर और झुनिया का प्रेम चुनौती देता है। बिल्कुल। अमीर और गरीब के बीच की खाई, शहर और गांव के जीवन मूल्यों का जो फर्क था, और महिलाओं की स्थिति, इन सभी मुद्दों को कितनी गहराई से उठाया है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये समाज का विश्लेषण है। तीसरा, स्त्रियों की भूमिका और उनकी शक्ति। धनिया, झुनिया, मालती जैसे मजबूत और अलग अलग तरह के महिला किरदार ये साबित करते हैं कि औरतें केवल हालात की मारी हुई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो संघर्ष करने वाली, फैसले लेने वाली और यहाँ तक कि समाज को आईना दिखाने वाली भी हो सकती हैं। विश्लेषण उन्हें उपन्यास की नैतिक रीढ़ मानता है। बिल्कुल सही। चौथा, गांव की जो तथाकथित सरलता और ईमानदारी है और शहर का जो पाखंड और खोखलापन है, उसका टकराव। विश्लेषण ये साफ करता है कि प्रेमचंद किसी एक तरफ का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों की सच्चाई को, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को सामने रख रहे हैं। और पांचवा और शायद सबसे गहरा बिंदु, गोदान का प्रतीकवाद। ये सिर्फ एक दान नहीं है, ये व्यवस्था द्वारा किसान से छीनी गई इज्जत का, उसके अधूरे सपनों का और यहाँ तक कि मोक्ष की आशा का भी प्रतीक है। तो ये बिल्कुल साफ है कि गोदान महज एक उपन्यास नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद का रचा हुआ भारतीय समाज का, खास तौर पर ग्रामीण भारत का एक आईना है, एक महाकाव्य है। महाकाव्य, हाँ। ये उस दौर की सच्चाई को पूरी कड़वाहट के साथ हमारे सामने रखता है और दिखाता है कि कैसे वो किसान, जिसे हम देश की रीढ़ कहते हैं, हाँ, अन्नदाता, उसी की कमर शोषण और अन्याय से टूटी हुई थी। होरी महतो की कहानी, उसका संघर्ष और उसका अंत, ये हमें अंदर तक झंझोड़ता है। और जैसा कि ये विश्लेषण भी इशारा करता है, ये कहानी सिर्फ 1936 की नहीं है। ये हमें उस लगातार चलने वाले संघर्ष की याद दिलाती है जो शायद आज भी हमारे समाज में, किसानों के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। हाँ, हो सकता है शोषण के तरीके बदल गए हों, कर्ज देने वाले साहूकार की जगह शायद बैंकों या कंपनियों ने ले ली हो, जमींदार की जगह शायद कोई और ताकत आ गई हो, लेकिन क्या जो मूल समस्या है, किसान की लाचारी और व्यवस्था की उदासीनता, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गई है? ये सवाल तो बना रहता है। बिल्कुल, और शायद यही वो विचार है जिसे हमें इस चर्चा के बाद अपने साथ ले जाना चाहिए। जो कहानी करीब 90 साल पहले लिखी गई थी, वो आज भी इतनी जीवंत क्यों लगती है, इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है? क्या होरी का संघर्ष, वो संसाधनों की कमी, वो कर्ज का जाल और समाज की जो बेरुखी थी, क्या वो आज भी एक सच्चाई नहीं है, भले ही उसके चेहरे बदल गए हों, उसके पैमाने बदल गए हों? एक गहरा सवाल है ये, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।